दिल्ली की दहलीज पर डटे किसान सरकार पर दबाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। दिल्ली को पंजाब और हरियाणा से जोड़ने वाले राजमार्गों पर 8 दिन से डेरा डाले किसानों का जज्बा दिसंबर की सर्द रातों पर भी भारी पड़ रहा है। किसान संगठन नए कृषि कानूनों को लेकर पहले ही 4 बार सरकार से शांति वार्ता करने के प्रयत्न कर चुकी है। पंजाब स्टेट असेंबली ने तो इन तीनों कानूनों को रद्द करते हुए 3 नए बिल पास कर दिए हैं, लेकिन अब यह तो समय ही बताएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा कौन से कानूनों पर मोहर लगती है। अभी वर्तमान समय में देश के किसान लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए आंदोलन करने सड़कों पर उतर चुके हैं। ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ मार्च करते हुए आज किसान पुलिस की आंखों से आंख मिलाते हुए दिल्ली की सीमाओं के चारों ओर घेरा डाले खड़े हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 60% जनसंख्या की रोजी रोटी कृषि से ही जुड़ी हुई है। कोरोना महामारी से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसे कठिन समय में भी किसानों की उपज में साल 2020 में 3% का ग्रोथ हुआ है। जीडीपी यानी कि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद 23.9 तक गिरने के बाद देश की अर्थव्यवस्था लगभग चौपट सी हो गई है। ऐसे में भी देश के किसानों ने जीडीपी में 3% का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। FAIFA ने एक बयान में कहा था कि मौजूदा समय में कृषि 14% से भी अधिक का योगदान करती है और देश के श्रमिकों के 40% से अधिक हिस्से को आजीविका प्रदान करती है। कोविड-19 की वजह से पैदा आर्थिक मंदी के बीच 2020 और 21 में आर्थिक स्थिरता के लिए इसका योगदान और भी अधिक होने की उम्मीद है। कोरोना महामारी जैसे इस कठिन समय में भी जब बेरोजगारी अपने चरम पर है और लॉकडाउन के कारण फैली आर्थिक मंदी के कारण देश के किसान और मजदूर वर्ग का सबसे अधिक शोषण हो रहा है। ऐसे में सरकार ने 3 कृषि विरोधी कानूनों के बिल को पारित कर देश के किसानों की दुविधा को और अधिक बढ़ा दिया है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यों के किसान इसे काला कानून बताकर सरकार के द्वारा पारित इस बिल का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या है ये नए कानून। सबसे पहले बात करते हैं फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। इस कानून के तहत किसान उत्पादन, संग्रह और एकत्रीकरण के लिए किसी भी स्थान पर व्यापार कर सकते हैं। यह कानून किसानों की उपज के लिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ई-कॉमर्स की अनुमति देता है। साथ ही अत्यधिक बाजार शुल्क लेने से राज्य सरकारों को प्रतिबंधित भी करता है। उसके बाद बात करते हैं फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। ये कानून किसानों को खरीदारों के साथ फसल बोने से पहले ही एक तय की गई रकम में सौदा करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। उसके बाद बात करते हैं एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 की। इस कानून के तहत प्याज, आलू, अनाज, खाद्य तेल, दाल आदि को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान बनाया गया है। साथ ही यह कानून किसी को भी किसी भी खाद्य पदार्थ का मनचाहे समय तक स्टॉक करने की अनुमति देता है। आपको यहाँ बता दें कि ये 3 कृषि कानूनों वाला मॉडल पहले ही ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे बड़े देशों में नाकाम रह चुका है। देखने में आया है कि ऐसे कई कानून और चीजें जो विदेशों में प्रतिबंधित कर दी जाती हैं, भारत उन्हें अपनाकर भारतीय लोगों पर थोप देता है, जो कि लोकतंत्र के हिसाब से बिल्कुल गलत है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों देश भर के किसान इन कानूनों के खिलाफ और क्यों वह आंदोलन करने के लिए लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों का मुख्य सिर दर्द है MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इन नए कृषि कानूनों के चलते किसानों को MSP की कोई गारंटी नहीं दी जा रही। MSP एक ऐसा प्रावधान है जिसके चलते किसानों को फसल बोने से पहले ही अपनी उपज पर एक न्यूनतम रकम तय करनी होगी। किसानों का कहना है कि इस कानून के तहत अब बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, जो कि कठिन समय में किसानों के लिए कम ब्याज में कर्ज का साधन हुआ करते थे। साथ ही किसानों का मानना है कि इन कानूनों से धीरे धीरे खाद्य पदार्थों पर भी निजीकरण का असर दिखने लगेगा, जिसके चलते बड़ी बड़ी कंपनी वाले किसानों को पहले से भी कम दामों में उपज बेचने को मजबूर कर देंगे। इन्हीं कानूनों के विरोध में और किसानों के समर्थन में शिरोमणि अकाली दल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ दिया है। और फिलहाल ही ये खबर भी आई है कि शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल ने पद्मश्री अवार्ड वापस कर दिया। MSP का लाभ पंजाब और हरियाणा के अधिकतर किसान ही उठा पाते थे। यही कारण है कि यहाँ के अधिकतर किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। पिछले 4 महीनों से देश के लगभग 500 से भी अधिक किसान संगठन
इन 3 कृषि कानूनों का विरोध करते नजर आ रहे हैं। कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, केरला जैसे देश के कई राज्यों में भी किसानों के द्वारा स्थानीय विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देश के किसानों को विश्व के कई देशों से जैसे टोरंटो, न्यूयॉर्क के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। देश के किसान आज आंदोलन करने और अपने हक को पाने के लिए खेती के सीजन में अपने खेत छोड़कर अपने बाल बच्चों परिवार के साथ ट्रैक्टर, ट्रेली और ट्रक भर भर कर सड़क पर आ चुके हैं। यही नहीं, हरियाणा और पंजाब की पंचायतों में घर घर से एक किसान भाई को आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। पंजाब और हरियाणा से हजारों की संख्या में किसानों ने दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया है। इस मार्च के तहत किसान संगठनों ने संविधान दिवस पर दिल्ली में स्थित रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का फैसला किया था, लेकिन किसानों के विरोध प्रदर्शन में पुलिस प्रशासन के कड़े बंदोबस्त के चलते उनको बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। या ये कहा जाए कि ये भी किसानों की एक प्लानिंग है कि ताकि वो दिल्ली में खुद घिरकर न बैठ जाएं, क्योंकि दिल्ली के सभी मुख्य राजमार्गों को किसानों ने घेर रखा है। पंजाब और हरियाणा के किसानों को 26 नवंबर तक दिल्ली पहुंचना था, लेकिन वो हरियाणा से सटे सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर तक ही पहुंच पाए। हरियाणा और पंजाब के किसान भाइयों और बहनों का सहयोग देने के लिए यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान से भी अनेक किसानों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। विरोध प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों पर प्रशासन ने लाठीचार्ज किया। ठंडे पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। पुलिस प्रशासन ने दिल्ली के 5 मुख्य बॉर्डर्स को बैरिकेड्स और तारों के जरिए सील कर दिया। यही नहीं, प्रशासन ने बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे बना दिए, जिससे किसान आगे न बढ़ पाएं। विरोध प्रदर्शन और आंदोलन में हिस्सा लेने आए किसानों ने बताया कि वो लगभग 6 महीने का राशन साथ में लेकर आए हैं। किसानों के द्वारा प्रतिदिन लंगर के जरिए सड़कों पर ही भंडारे लगाए जाते हैं, जिसमें वहाँ पर तैनात पुलिस कर्मियों को भी भोजन खिलाया जाता है। हद तो तब हो जाती है जब देश के किसानों के बहादुर जवान बेटे पुलिस की वर्दी पहने अपने ही बाप पर लाठी बरसाते हैं। भारत में जहां पर जय जवान जय किसान के नारे लगाए जाते हैं, उसी देश में आज जवान और किसान एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए हैं। किसानों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां पर पुलिस ने गड्ढे खोद दिए थे, वहां पर किसानों ने मिलकर उन गड्ढों को मिट्टी से पुनः भर दिया और सड़क को चलने लायक बनाने के बाद आंदोलन में आगे बढ़ चले। साथ ही बैरिकेड्स को हटा कर रास्ता साफ करते हुए सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर जा डटे। आखिरकार आज देश के जवान और किसान क्यों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, आइए जानते हैं। बात कुछ यूं है कि वैसे तो देश के संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है और कानून के दायरों के चलते पुलिस फोर्स भ्रष्ट नेताओं के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बन चुकी है। वर्तमान समय में सरकार कोरोना महामारी के मद्देनजर किसानों को आंदोलन करने से रोक रही है, जबकि देश के किसानों ने दिवाली के चलते स्वेच्छा से आंदोलन को एक विराम दे दिया था। सरकार कोरोना महामारी का हवाला देते हुए इस आंदोलन का विरोध खुलकर कर रही है, जबकि किसान पिछले महीने बिहार चुनाव में हुए प्रचार प्रसार व चुनावी रैलियों का हवाला देकर सरकार की एक नहीं सुन रहे। कोरोना महामारी को काबू करने के लिए हरियाणा सरकार ने आंदोलन के चलते राज्य में बस सुविधा को कुछ समय के लिए रद्द कर दिया था, ताकि किसान आंदोलन करने दिल्ली न पहुंच पाएं। साथ ही धारा 144 लगाते हुए ताकि भीड़ इकट्ठा न हो पाए, हरियाणा सरकार ने काफी बंदोबस्त कर दिए थे। इसके अलावा हरियाणा में 100 से भी अधिक किसानों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में लगभग 500 किसानों को अब तक अरेस्ट किया जा चुका है। सरकार ने किसानों को उत्तरी दिल्ली स्थित बुराड़ी पार्क में जाकर शांतिपूर्वक आंदोलन करने की अनुमति तो दे दी, लेकिन किसान यूनियन का कहना था कि किसान या तो सड़क पर रहेंगे या तो दिल्ली में रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर पर जाएंगे। सरकार ने किसान यूनियन को 3 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन किसानों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें कोई समझौता वार्ता तब तक मंजूर नहीं जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते। किसानों ने मीडिया और सरकार को बताया कि यदि उन्हें रामलीला मैदान या जंतर मंतर में शांतिपूर्वक आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी गई तो दिल्ली की घेराबंदी कर शहर से सभी प्रकार के यातायात को रोक देंगे। एक तरफ सरकार बार बार किसानों को आश्वासन देने का प्रयास कर रही है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री किसानों की मांगे सुनने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी ओर देश की मीडिया किसानों के खिलाफ सेंसिटिव खबरें दिखाकर मुद्दे को कहीं न कहीं भड़काने की कोशिश कर रही है। कुछ मीडिया हाउसेज ने किसान आंदोलन में खालिस्तानी नारे लगने की बात की, तो कुछ ने किसान आंदोलन में अर्बन नक्सलियों के शामिल होने की बात रखी, जबकि कुछ एक न्यूज चैनल्स ने देश की जनता की सुरक्षा को ऊपर रखते हुए किसानों के इकट्ठा होने से कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे को भी दर्शाया। आपको बता दें कि मीडिया के हवाले से बहुत सी अलग अलग खबरें उड़ाई जाती
दिखाती रही हैं। लेकिन किसान आंदोलन में नक्सलियों की मौजूदगी या खालिस्तानी नारे लगने जैसी किसी भी बात की पुष्टि अब तक नहीं हुई है। आपको याद दिला दें कि जब 2011-12 में अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था तो देश की मीडिया ने उनका बखूबी साथ दिया था और तब तक आंदोलन सफल भी हुआ था। आज भी देश की मीडिया को निष्पक्ष होकर किसानों और सरकार दोनों से देश के हित को लेकर सवाल उठाने चाहिए। साथ ही देश के अधिकारियों से सवाल करने चाहिए कि क्या कारण है कि आज हमारा देश एशिया में भ्रष्टाचार के मामलों में पाकिस्तान, चीन और अन्य पड़ोसी देशों से भी आगे निकलता जा रहा है। अब बात करते हैं किसान आंदोलन के चलते सोशल मीडिया पर फैली फेक न्यूज की। ट्विटर और फेसबुक जैसे ऐप्स पर एक फोटो आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक किसान को फर्जी व पाकिस्तानी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अल्ट न्यूज की फैक्ट चेक ने इस खबर का पर्दाफाश करते हुए बताया कि ये फोटो किसान आंदोलन के पहले की है। यह व्यक्ति आंदोलन में शामिल नहीं है। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पर एक 15 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा था कि किसानों के द्वारा खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि द कैंट नाम एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल ने इसका भी पर्दाफाश करते हुए बताया कि ये वीडियो भारत का नहीं बल्कि इसे यूके देश में साल 2019 में बनाया गया था। ऐसे ही एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दो बुजुर्ग महिलाओं के फोटो दिखाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि यह वही महिला है जिसने 2019 में CAA के खिलाफ आंदोलन किया था और अब वही महिला किसान आंदोलन में शामिल हो गई है। जबकि इस झूठी खबर का भी पर्दाफाश कई अखबारों ने किया और बताया कि ये दो औरतें सिर्फ दिखने में एक जैसी लग रही हैं, लेकिन असल जिंदगी में दोनों का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। कंगना कौन है, मैंने क्यों बदनाम कर दी? मैं कोई भी दिहाड़ी ते नहीं जाती, मैं तो खेतीबाड़ी करदी हाँ, हजे भी करदी हाँ। मुंडा पानी लाउण जांदा है, 2 मोघे ते बारी है, मैं 8वें ते 8वें नाल जानी बन्ना ते बहनी उत्थे जाके मुंडा काम करदा, खेतीबाड़ी करदा है। भी सानू भी इस गल दा पूरा रोस है, सानू इंसाफ मिलना चाहिए भी साडी भैन नूं एडी गल किवें कही भी साडी इस गल दा असलीयत कड्ढण भी ये वाकई बुढ़ी दिहाड़ी वाली है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि किसानों की मांगे क्या हैं। किसानों की 5 मूल मांगे हैं। सबसे पहले तो किसान चाहते हैं कि सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण मांग MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की है। वे चाहते हैं कि सरकार इन्हें MSP रिटेल पर दे। इसका मतलब ये बनता है कि जिस प्रकार यदि पार्ले जी बिस्कुट के एक पैकेट का तय मूल्य 5 रुपए है तो पार्ले जी बिस्कुट दुकान में 5 रुपए से कम में नहीं बिक सकता। इसी प्रकार खाद्य पदार्थों के लिए भी एक MRP यानी कि मिनिमम रिटेल प्राइस तय किया जाए। साथ ही उन्हें सरकार से ये MSP लिखित कानून में चाहिए। इसके अलावा किसानों का कहना है कि सरकार इलेक्ट्रिसिटी इमिनेट बिल को भी रद्द कर दे। किसानों का मानना है कि इसके चलते अब उन्हें बिजली बिल भरने के लिए सरकार से कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। किसानों की चौथी मांग ये है कि उन कानूनों को वापस लिया जाए जिसके चलते किसानों को ठूठ या पराली जलाने पर 3 साल की सजा या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। किसानों की आखिरी मांग ये है कि उन किसानों को जेल से रिहा किया जाए जिनको ठूठ या पराली जलाने के अपराध में जेल में बंद किया गया है। दर्शकों, ऐसे न्यूज की पड़ताल में हमने ये पाया कि वर्तमान समय में देश के नेता, मीडिया व जनता एक नीति से काम नहीं कर रहे। इसके अलावा फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा का तांडव सोशल मीडिया पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। किसानों की समस्या का स्थायी हल केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन से ही संभव है। किसानों को कृषि के लिए उपजाऊ भूमि, पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। साथ ही सूखा, बाढ़ग्रस्त जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की भी आवश्यकता होती है। हमारे पवित्र शास्त्र हमें बताते हैं कि वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर विधिवत करने से ही संपन्न होती है। पूर्ण परमात्मा कबीरदेव सभी यज्ञ में विद्यमान होते हैं। केवल वे ही हमें पूर्ण रूप से लाभ दे सकते हैं। वर्तमान समय में पृथ्वी पर केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र पूर्ण गुरु हैं जो सभी यज्ञों को सफल बनाकर धरती पर पर्याप्त वर्षा कर सकते हैं। वे जमीन को उपजाऊ बनाकर अच्छी फसल दे सकते हैं। साथ ही पशुधन को बढ़ाकर पृथ्वी को फिर से हरा भरा कर सकते हैं। 100 बातों की एक बात यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान के बिना किसानों की सभी समस्याओं का हल नहीं निकल सकता।